हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस में। और आज हम आपको कराने वाले हैं एलएलबी थर्ड ईयर, सेम है आपका फिफ्थ, एक्ट है आपका बीएसए, लॉ ऑफ एविडेंस बीएसए यानी भारतीय साक्ष्य अधिनियम, भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो हमारा 2023 वाला है। और ये है लॉ ऑफ एविडेंस साक्ष्य अधिनियम जो 1872 का है। ठीक है, ये जो स्टूडेंट पहली बार पेपर दे रहे हैं अपना बीएसए का, ठीक है, वो बीएसए के अकॉर्डिंग तैयारी करेंगे। सिलेबस आपका 70% वही रहेगा जो मैं करा रहा हूं। इसमें सिर्फ आपको न्यू सेक्शन याद करने हैं, ठीक है। और जो बैक वाले और एक्स वाले स्टूडेंट हैं, लॉ ऑफ एविडेंस उनका सेम ऐसा ही रहेगा जैसे मैं करा रहा हूं, ठीक है। आपको कुछ चेंज नहीं करना है, जैसा नोट्स हैं ऐसी तैयारी करनी है। जहां पर मैं न्यू पेन से सेक्शन लिखूं, वो न्यू स्टूडेंट जो पहली बार पेपर दे रहे हैं वो याद करेंगे, ठीक है। लॉ ऑफ एविडेंस नाम था, इसका नाम बदल के बीएसए कर दिया, भारतीय साक्ष्य अधिनियम। जैसे नाम चेंज हुआ है उसी प्रकार से इनका कोड चेंज हुआ है, 5003 की जगह 5007 कर दिया है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आपको पता है, मैं सिर्फ वही क्वेश्चन आपको कराता हूं जो आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। वीडियो में चलने से पहले मैं आपको बता देता हूं, मैंने एक व्हाट्सएप पर एक ग्रुप बनाया है। ग्रुप मान लो, चैनल है, मान लो, जो भी आप उचित समझो। चैनल है, उसका नाम है रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस। इस चैनल को आप फॉलो करो, ठीक है। यहाँ पर लॉ से रिलेटेड आपको नोटिफिकेशन, अपडेट एंड न्यूज प्रोवाइड कराई जाएंगी। आप लॉ के कहीं से भी, किसी भी स्कूल से, स्टेट से हो, यहाँ पर लॉ से रिलेटेड आपको चीजें प्रोवाइड कराई जाएंगी, ठीक है। आगे चलते हैं। अगर किसी स्टूडेंट को हमारे पीडीएफ नोट्स चाहिए तो हमारे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके हमसे परचेज कर सकता है। 1 एक्ट का प्राइस है 199 और 2 एक्ट का प्राइस है 299 और 5 का है आपका 499। तो आप हमसे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके, ओनली व्हाट्सएप मैसेज करके हमसे परचेज कर सकते हैं, ठीक है। अगर किसी की स्थिति खराब है, दिव्यांग है, विकलांग है या कोई सिस्टर विधवा है, इन कंडीशनों में वो हमसे फ्री प्राप्त कर सकता है पीडीएफ। दिव्यांग है, विकलांग है, ठीक है, या कोई विधवा है वो व्यक्ति। आगे चलते हैं। आज का जो क्वेश्चन है बहुत ही मजेदार है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि अभी आपने देखा था, क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है और क्वेश्चन है हमारा सबूत का भार। सबूत का भार, ये क्वेश्चन अक्सर आपका 10 नंबर 20 नंबर में पूछा जाता है और इसकी काफी ज्यादा डिमांड रहती है। कभी कभी यह क्वेश्चन टिप्पणी रूप में कहीं आ जाता है, तो ज्यादातर 5 नंबर में, ठीक है। आगे चलते हैं। जैसा कि आपको पता है, मैं प्रत्येक क्वेश्चन को करने से पहले थोड़ा सा उसका एग्जाम्पल देता हूं। तो उसी प्रकार से हम एक एग्जाम्पल लेंगे और सिर्फ एक ही एग्जाम्पल दूंगा स्टार्टिंग में। उसके आधार पर आपका पूरा क्वेश्चन जो है कवर हो जाएगा, ठीक है। और वीडियो भी बहुत जल्दी करानी है, आपका सिलेबस और भी बाकी है, तो थोड़ा मैं जल्दी समझाने की कोशिश करूंगा। ए है और बी है, ठीक है। इनका आपस में कोई विवाद है। क्या है? विवाद। विवाद आपका पैसे का हो सकता है, भूमि का हो सकता है, मारपीट का हो सकता है, यानी कि मोटे तौर पर हम कह सकते हैं फौजदारी या दीवानी। इन दोनों में से कोई भी आपका केस हो सकता है। ये नहीं है कि सबूत का भार किसी फौजदारी पे ही लगेगा या दीवानी पे ही। जो सबूत का भार होता है वो फौजदारी और दीवानी दोनों पे लगता है। और फौजदारी के अंदर कौन से मामले आते हैं ये आप सबको पता होगा। दीवानी मामले में कौन कौन से आते हैं ये सब आपको पता होगा। अगर नहीं पता है
तो थोड़ा सा 1 मिनट में मैं बता देता हूं। फौजदारी, यहां पर गंभीर अपराध, जैसे हत्या, लूट, डकैती, अपहरण, ब्लासन इत्यादि आते हैं। ठीक है, जो गंभीर प्रकृति के होते हैं। इसमें दीवानी में देखते हैं, इसमें भूमि से संबंधित, पैसे से संबंधित विवाद होते हैं। कुछ दीवानी मामले ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो भूमि पैसे से संबंधित हैं और आपराधिक भी हैं। जैसे किसी भूमि को लेकर विवाद हुआ और उसमें हत्या हो गई, किसी पैसे को लेकर विवाद हुआ वहां पर, और पैसे को लेकर किसी का अपहरण कर दिया या हत्या कर दी। तो कुछ दीवानी वाद ऐसे होते हैं जो आपराधिक प्लस दीवानी दोनों होते हैं। ठीक है, आपराधिक में यानी फौजदारी में फौजदारी के ही मामले होंगे, दीवानी में फौजदारी भी आ सकता है और तुम्हारे दीवानी भी आ सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये सब जो है, ये मैंने किस लिए समझाया था, इसलिए जो सबूत का भार होता है वो किस पर होता है, मतलब सबूत का भार कहां पर लागू होता है, चाहे वो फौजदारी मुकदमे हो चाहे दीवानी मुकदमे हो, दोनों जगह ही लागू होता है। एक एग्जांपल लेता हूं बड़ा प्यारा सा। एक भूमि का टुकड़ा है, ये भूमि का टुकड़ा है, ठीक है, और इस पर जो कब्जा है वो ए का है। ए का क्या है, कब्जा है। और ये कब्जा क्या है, बहुत पुराना है। कैसा है, काफी पुराना है, काफी पुराना है। ठीक है, ए का है। लेकिन बी जो है ये कहता है कि ये जो भूमि है, भूमि का हम कोई नाम रख देते हैं जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा। ये प्लॉट लिख लो, ठीक है, हमने प्लॉट लिख दिया। तो बी कहता है ये जो प्लॉट है जो ए के कब्जे में है, ये भूमि हमारी है, ये प्लॉट हमारा है। कौन कहता है, बी कहता है। और ये प्लॉट जो है हमारे पिताजी का था या दादाजी का था। ठीक है, लेकिन ए ने इस पे जबरदस्ती क्या है, कब्जा कर लिया है। ठीक है, ए ने, ए के अंडर में क्या है, एक प्लॉट है। प्लॉट क्या है, काफी पुराना है और उस पर ए जो है कब्जा किए बैठा है या उस पर उपस्थित है। ठीक है, बी ये कहता है कि ये जो ए व्यक्ति है जो प्लॉट पर कब्जा किए बैठा है, ये उसका प्लॉट नहीं है, ये मेरे पिताजी या दादाजी का था, उनके समय में इसने जबरदस्ती कब्जा कर लिया था। अब बात आती है, ये विवाद जो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और ये जाता है कोर्ट में। अब एक बात बताओ, जो व्यक्ति ये कहेगा कि ये जमीन उसकी नहीं है, एक ही नहीं है, हमारी है, वही तो पहले कोर्ट में जाएगा। भाई ए को क्या जरूरत पड़ी है कोर्ट में जाने की, वो तो कब्जा करके खुद बैठा ही है, उसे तो कोई जरूरत नहीं पड़ी है। तो कोर्ट में कौन जाएगा, बी जाने जाएगा, कोर्ट में बी जाएगा। तो बी तो ये कहेगा कि भाई हमारी जमीन है और ए कब्जा करके बैठा है। तो ए क्या हो गया, सॉरी, बी क्या हो गया, वादी। भाई बी कहां पे गया है, कोर्ट में। भाई बी को ही तो जरूरत पड़ी है अपनी जमीन को छुड़ाने की, साबित करने की। और ए कौन हो गया, प्रतिवादी। देखो यहीं पे पॉइंट बनेगा आपका, ट्विस्ट यहीं पे आएगा, ध्यान रखना। भाई बी को जरूरत थी, बी कह रहा था कि हमारे पिताजी की और दादाजी की जमीन थी, ए कब्जा करके बैठा है। बी जो है कोर्ट में गया, कोर्ट में कौन गया, वादी बी, और ए क्या हो गया, प्रतिवादी। ठीक है, तो अब कोर्ट ये कहता है जो सबूत का जो भार है, सबूत का जो भार है
वो किसके ऊपर होगा? वो होगा ए के ऊपर। किसके ऊपर? ए के ऊपर। कि आप, कोर्ट ने बोला कि आप साबित करो कि ये जो प्लॉट है तुम्हारे पिताजी का या दादाजी का है। आप कोई दस्तावेज या कोई कागज हमें प्रस्तुत करो या पेश करो, कागज हो या कोई अन्य सबूत हो, वो हमें आप दो। ठीक है, तो ये सबूत का भार किस पे हो गया? बी के ऊपर। भाई बी तो ही कह रहा है, ए को क्या जरूरत पड़ी थी कहने की? अब ये जो कागज कोई प्रस्तुत कर देता है कोर्ट में, किसमें? कोर्ट में। और वो दस्तावेज कैसे होते हैं? असली हो या नकली हो, जो भी हो, ये पेश कर देता है। ठीक है, कि भाई ये दस्तावेज है, ये सबूत है, ये हमारे दादाजी और पिताजी की जमीन थी, उनका कब्जा था, लेकिन ये ए जो है उस समय जबरदस्ती बैठ गया था। ठीक है, बी ने कोई भी दस्तावेज या सही हो या झूठे हो कोर्ट में पेश किए। अब न्यायालय उसको सही साबित करने के लिए अब ए से कहता है कि देखो, बी ने आपके ऊपर केस डाला है कि वो बी की भूमि है और उसने कुछ सबूत भी पेश किए हैं। अगर आपके पास कोई सबूत है या आप अपना कोई दस्तावेज प्रस्तुत करना चाहते हो तो आप कोर्ट में दो। ठीक है, उसकी तोड़ के लिए, उसकी काट के लिए। तो अब सबूत का भार किस पे हो गया? इस पे, ए पर सबूत का भार। तो कहने का मतलब क्या है? सबूत के भार से अर्थ इतना है कि वादी हो या प्रतिवादी, अपने आप को सही साबित करना और दूसरे पक्ष को गलत साबित करने के लिए जो भी दस्तावेज देते हैं वो सबूत का भार कहलाते हैं। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। बी ने जो दस्तावेज पेश किए थे कि भाई हमारी जमीन है, ये दस्तावेज है, तो सबूत का भार किस पे था? बी पे। बी ने चाहे सही हो या गलत हो वो कोर्ट में पेश कर दिए। न्यायालय ने बोला प्रतिवादी बी से, सॉरी ए से, कि भाई इन्होंने कागज पेश किए हैं, अब तुम कब्जा करके तो बैठे हो जमीन पे, अगर आपके पास कोई पक्के सबूत हैं तो आप दो कि आपको ये जमीन दान में मिली थी या आपने खरीदी थी, जो भी है, या आपने किसी कर्ज के बदले में ये आपने जब्त की है। ठीक है भाई, जो भी आपको का रीजन है वो आप बता दो। हो सकता है आपने कर्ज के बदले में ये छीनी हो या जब्त की हो, या आपने खरीदी हो लेकिन उसके कागज वो पहले दिखा रहे हो और वो नकली दिखा रहे हो, या दान की हो आपको। तो ये अब सबूत का भार किस पे है? प्रतिवादी पे। तो कहने का मतलब यही है, जब जब कोई पक्ष अपने आप को साबित करना जाएगा कोर्ट में सही, और दूसरे पक्ष के खिलाफ जो भी दस्तावेज प्रस्तुत करेगा गलत साबित करने के लिए, उसे सबूत का भार कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। एक छोटा सा और एग्जांपल दे देता हूं जिससे कि आपके जितने भी डाउट हैं सारे क्लियर हो जाए। एक पति है, एक पत्नी है। पत्नी होती है वादी। वादी कौन होता है? जो केस डालता है, केस डालने वाला। जिसके ऊपर केस पड़ा है भाई, इतना शॉर्ट बहुत है, जिसके ऊपर केस पड़ा है। पत्नी कहती है कि मेरा जो पति है वो किसी अन्य महिला के साथ गलत संबंध बनाता है और उसी के साथ रहता है। ये आरोप कौन लगाती है? पत्नी, अपने अभिकथन, अभिवचन में। यानी कि जो वो केस फाइल करती है उसमें लिखती है कि मेरा जो पति है गलत आचरण का है और किसी दूसरी महिला के साथ रहता है। ठीक है, दूसरी महिला के साथ। तो कोर्ट ये कहता है इस महिला से, पत्नी से, कि हम आपका केस स्वीकार करते हैं, लेकिन आप वो सबूत दो जिससे कि ये साबित हो कि आपका पति गलत है। तो ये सबूत का भार किसके ऊपर हो गया? महिला के ऊपर। भाई महिला ही तो उसे गलत बता रही है, तो साबित करने का भार किसके ऊपर है? महिला के ऊपर। तो कोर्ट कहता है आप सबूत दो, तो सबूत का भार किसके ऊपर है? महिला के ऊपर। ठीक है,
आगे चलते हैं, उम्मीद करता हूं आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। क्वेश्चन है 6, सबूत के भार से आप क्या समझते हैं? सबूत के भार के विषय में सामान्य नियम क्या है? सबूत का भार किस पर होता है, इसके क्या अपवाद हैं? सबूत का भार, सबूत का भार या सबूत के भार और सिद्ध भार का सिद्ध भार शब्द का तात्पर्य यह है कि जब किसी बात में कोई भी पक्षकार किन्हीं तथ्यों को स्वीकार या अस्वीकार करता है, तो जो कुछ वह कहता है तो ऐसे तथ्यों के अस्तित्व के सिद्ध करने का भार उस पर ही होता है। यहां पर क्या बोला है? जो कोई पक्षकार, कोई भी हो सकता है, वादी हो या प्रतिवादी हो, ठीक है। कोई पक्षकार किन्हीं तथ्यों को स्वीकार या अस्वीकार करता है, तो जो स्वीकार करता है तो वो साबित करेगा कि वो किस प्रकार से स्वीकार करता है, और जो अस्वीकार करता है तो वो उस प्रकार के सबूत देगा कि मैं इस प्रकार से अस्वीकार करता हूं। आपको समझा देता हूं, देखो अभी मैंने एक एग्जाम्पल दिया था आपको पति पत्नी वाला, ठीक है। यहां पर पत्नी क्या कर रही थी? स्वीकार कर रही थी। क्या कर रही थी? स्वीकार कि मेरा जो पति है वो कैसा है? गलत आचरण का है, ठीक है। तो न्यायालय ने कहा चलो आप वादी बन जाओ, कोई बात नहीं, आप वादी बन के कोर्ट में आई हो, ये प्रतिवादी हो गया, ठीक है। और आपने बोला है उसका गलत आचरण है, लेकिन अब सबूत का भार क्या है? आपके ऊपर है, आप सबूत दो, ठीक है। ये कोई सबूत पेश करती है कोर्ट में, उस सबूत को पति को दिखाया जाता है कि आपके खिलाफ इस प्रकार का आरोप लगाया गया है और ये सबूत पेश किया गया है। पति कहता है ये गलत है, वो उस सबूत के आधार पर अपनी गलती या आरोप को स्वीकार नहीं करता है, तो पति क्या कहता है कि मुझे अस्वीकार है। जो महिला यानी जो पत्नी मेरे ऊपर आरोप लगा रही है वो क्या है? गलत है, मैं उसे स्वीकार नहीं करता हूं। क्या करता हूं? अस्वीकार। तो कोर्ट कहता है चलो आप अस्वीकार करते हो, तो अब आप साबित करके दिखा दो कि ये गलत क्यों है। तो सबूत का भार अब किसके ऊपर आ गया? पति के ऊपर, ठीक है। कोर्ट कहता है कि भाई पत्नी, तुम्हारी जो पत्नी है उसने तो स्वीकार किया था अपराध और कि तुम अपराधी हो, ठीक है, और सबूत उसने दे दिया। अब तुम कह रहे हो कि मैं अपराधी नहीं हूं, तो अब सबूत का भार तुम पर है, तुम साबित करो कि तुम अपराधी क्यों नहीं हो। तो ये यहां पर बोला गया है कोई भी पक्षकार हो सकता है, वादी या प्रतिवादी, किन्हीं तथ्यों को स्वीकार या अस्वीकार करता है, तो जो कुछ वह कहता है तो ऐसे तथ्यों के अस्तित्व के सिद्ध करने का भार उस पर ही होता है। सामान्यतः जब कोई व्यक्ति किसी तथ्य का अस्तित्व सिद्ध करने के लिए बाध्य होता है, तब यह कहा जाता है कि उस व्यक्ति पर सबूत का भार है, ठीक है। अब जो सिद्ध करेगा उसी के ऊपर सबूत का भार है। महिला ने सबूत दिए तो यह सबूत का भार था। अब ये अस्वीकार कर रहा है कि भाई मैं इस प्रकार का अपराधी नहीं हूं, तो कोर्ट कह रहा है कि तो अपनी पक्ष में या अपनी सफाई के लिए आप सबूत दो, तो वो सबूत का भार इसके ऊपर है। आगे चलते हैं। धारा 101 के अनुसार, जैसा कि अब मैंने आपको बताया है, जो एक्स और बैक वाले स्टूडेंट हैं उनको कोई भी चेंज नहीं करना है, जैसा लिखा हुआ है ऐसा ही याद करेंगे सेक्शन, ठीक है। लेकिन जो न्यू स्टूडेंट हैं जो पहली बार पेपर देंगे वो 104 लिखेंगे, 104, ठीक है, सबूत का भार। जो कोई भी चाहता है कि कोई न्यायालय किसी कानूनी अधिकार या दायित्व जो तथ्य के अस्तित्व पर आधारित है पर अपना निर्णय दे, तो उसे चाहिए कि वे उन तथ्यों को अस्तित्व को सिद्ध करे। जैसा कि यहां पर बोला है, इस सब का अर्थ क्या है? अगर कोई व्यक्ति यह चाहता है कि मैं जिस आधार पर केस कर रहा हूं उस आधार पर दूसरे व्यक्ति को सजा हो जाए,
तो कोर्ट ये कहता है कि सजा तो हम कर देंगे, तो उसके लिए आप पक्के सबूत दे दो हमें लाके। ठीक है, तो ये बात बोली है, जो कोई भी चाहता है कि कोई न्यायालय किसी कानूनी अधिकार या दायित्व जो तथ्यों के अस्तित्व पर आधारित है पर अपना निर्णय दे, तो उसे चाहिए कि वे उन तथ्यों के अस्तित्व को सिद्ध करे। जैसा कि पत्नी क्या चाहती है कि उसके पति को दंड मिले, तो न्यायालय कहता है कि हाँ, हम आपके सबूत के आधार पर उसे दंड दे देंगे, आप उन्हें पेश करो। पेश करने के बाद अगर पति उसे स्वीकारता है तो उसे दंड दिया जाएगा। अगर वो अपनी सफाई में अस्वीकार करके अगर वो कोई सबूत देता है तो उसके आधार पर ही हम निर्णय दे सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। सबूत के भार शब्द को दो अर्थों में प्रयोग किया गया है। देखो, ये भी सेक्शन 104 के अंतर्गत आता है, बीएसए, और पुराना 101। ठीक है, पुराना। सबूत के भार शब्द को दो अर्थों में प्रयोग किया गया है। नंबर 1, किसी मामले को स्थापित करने का भार। दूसरा है सबूत प्रस्तुत करने का भार। देखो, केस दो तरीके से चलता है। सबसे पहले तो किसी केस को डाला जाएगा, नंबर 1। डालने के बाद दूसरी प्रक्रिया क्या होती है, उसको साबित करने की प्रक्रिया। चाहे आप उसमें 4 गवाह लगा दो, 4 बार दस्तावेज दे दो, दोनों पक्ष कितने भी बार सबूत गवाह प्रस्तुत करते रहें, उसको कहते हैं सबूत प्रस्तुत करने का भार। ठीक है, ये दो प्रक्रिया ही होती हैं। तीसरी प्रक्रिया में आपका निर्णय हो जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। किसी मामले को स्थापित करने का भार, यह व्यवहार है जो एक पक्ष पर अपने मामले को साक्ष्य की प्रबलता। देखो, यहां पर इन चीजों को ध्यान से देखना। यहां पर बोल रहे हैं जो पक्ष केस डालता है वो अपने सबूतों को मजबूत तरीके से पेश करने की कोशिश करता है। यह व्यवहार है जो एक पक्ष पर अपने मामले को साक्ष्य की प्रबलता या उसके आधिक्य द्वारा या युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने का होता है, जो भार बाद के आरंभ में ही अभिवचन से उत्पन्न होता है। भाई, हम किसी के ऊपर जब केस डालेंगे तो हम उसमें लिखेंगे ना बाकायदा कि हम किसी व्यक्ति के ऊपर क्यों केस डाल रहे हैं। ठीक है, और केस डालने के बाद हम गवाही भी देंगे अपनी। ठीक है, बयान जो होते हैं हमारे, बयान भी देंगे। उसके बाद हम कोई ना कोई सबूत भी देंगे। ठीक है, जो भार बाद के आरंभ में ही अभिवचन से उत्पन्न होता है, वह स्वीकार किए गए या इनकार किए गए तथ्यों पर आधारित होता है। पहली बार तो यह है, जब कोई व्यक्ति कोर्ट के अंदर जाता है कोई फाइल लेकर, तो पहले तो न्यायालय का यह कर्तव्य होता है उसे स्वीकार करे या अस्वीकार करे। स्वीकार उन परिस्थितियों में किया जाएगा जहां पर विधि का उल्लंघन हुआ हो किसी भी कारण से। अगर विधि का उल्लंघन नहीं है, मिथ्या कोई कहानी बनाई गई है, और कहानी क्या है, झूठी है, या न्यायालय का विवेक उसे एक्सेप्ट नहीं करता है, तो उसको खारिज कर दिया जाएगा। पहले तो यही बात होती है। अगर किसी को स्वीकार कर लिया है तो वहां पर सबूत का भार हो जाता है। वह स्वीकार किए गए या इनकार किए गए तथ्यों पर आधारित होता है और मौखिक तथा परिनियत विधि के नियमों द्वारा या विधि और तथ्य की उपधारणा द्वारा निश्चित होता है। यह हमेशा स्थिर रहता है। ठीक है, आगे चलते हैं। यहां पर एक एग्जाम्पल है, बहुत ही प्यारा है। एग्जाम्पल देखते हैं। कै गै के खिलाफ जो खे की विधवा है, इस घोषणा हेतु बात पेश करता है कि वह खे द्वारा छोड़ी गई समस्त संपत्ति का उसका दत्तक पुत्र है। पुत्र होने के कारण स्वामी है। कै विधवा ने दत्तक के तथ्य को इनकार कर दिया। उस मामले में कै न्यायालय से यह चाहता है कि वह इस प्रभाव का निर्णय दे कि वह खे द्वारा छोड़ी गई संपत्ति का इस आधार पर स्वामी है कि उसे खे ने गोद लिया था। अतः उसे यह साबित करना चाहिए कि वह खे द्वारा गोद लिया गया था। इस मामले में सबूत का भार कै पर है।
इस मामले में भार अभिवचन से उत्पन्न हुआ है और उसका निश्चय मौलिक विधि द्वारा होता है। इसको हम समझते हैं अच्छे से। यहां पर 3 पर्सन है। कौन है? 3। एक है कै, एक है गै और एक है खे। ठीक है, देखो जैसे यहां पे है कै, गै और खे। ठीक है, आप समझते हैं। ये पत्नी है, ये पति है। ठीक है, और ये पति जो क्या है, ये मृत्यु हो गई है इसकी। ठीक है, तो जब मृत्यु हो गई तो ये पत्नी क्या हो गई? विधवा। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। ये क्या है? एक दत्तक पुत्र कहते हैं, गोद लिया हुआ। दत्तक पुत्र यानी गोद लिया हुआ। ठीक है, अब होता क्या है? कै, ये जो दत्तक पुत्र है ये कहता है कि जो खे था, जो मेरा पिता था, जिसने मुझे गोद लिया था, और ये सारी संपत्ति मेरे नाम पर करके गए हैं। और ये जो विधवा है पत्नी, ये कहती है कि आप झूठ बोल रहे हो और ये गलत है। मेरा पति इस प्रकार की कोई संपत्ति आपके नाम पर नहीं करके गया है। ठीक है, तो कै जो है बाद लेके आता है। क्या कै क्या बन गया? वादी। वादी कौन बना? कै। और कै ने किसके ऊपर बाद घेरा? गै के ऊपर। भाई ये विधवा थी, इसके ऊपर बाद घेरा कोर्ट में। भाई बाद तो कोर्ट में ही चलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। जब कै ने गै विधवा के ऊपर कहा कि ये संपत्ति मेरी है और इस पर मेरा अधिकार है, मेरे पिताजी मरने से पहले जिन्होंने मुझे गोद लिया था, सारी संपत्ति मुझे देकर गए थे। जब ये कोर्ट में गया तो कोर्ट ने बोला कि आप सबूत पेश करो कि आपके पास क्या सबूत है कि जो संपत्ति आपके नाम पर है। ठीक है, तो सबूत का भार किसके ऊपर हो गया? कै के ऊपर। सबूत का भार। ठीक है, ये कोई भी सबूत कोर्ट में पेश करता है, कोई भी सबूत। ठीक है, कोर्ट में पेश करता है। कहां पर पेश करता है? कोर्ट में। ये जो गै महिला है इसको क्या कर देती है? अस्वीकार, कि ये जो सबूत दे रहा है ये क्या है? गलत है। ये अस्वीकार है मुझे कि ये जो तथ्य है या दस्तावेज जो भी दे रहा है ये गलत है, मैं अस्वीकार करती हूं। तो फिर कोर्ट इस गै महिला से कहता है जब ये गलत है तो आप सही सबूत पेश करो। क्या है? सही सबूत पेश करो, यानी दस्तावेज पेश करो जो आप साबित कर सको कि जमीन इसके नाम पर नहीं दी गई है, संपत्ति इसके नाम पर नहीं दी गई है। तो सबूत का भार अब किसके ऊपर हो गया? गै महिला के ऊपर। सबूत का भार। आगे चलते हैं। तो सबूत का भार जो है वो वादी पर भी होता है, प्रतिवादी पर भी होता है। सिर्फ फर्क इतना होता है कि जब भी कोई सबूत देता है वो इसलिए देता है कि दूसरे पक्ष को गलत साबित कर दे और अपने पक्ष को मजबूत कर ले। ठीक है, तो ये जो एग्जाम्पल था मैंने यहाँ पे समझा दिया है। एक बार आप वीडियो को रोक के या इसको अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, अगर मैं दोबारा से पढ़ूंगा तो आपका ज्यादा टाइम वेस्ट होगा। अब इसे आराम से पढ़ोगे तो आपको एक बार में ये समझ में आ जाएगा। दूसरा पॉइंट है सबूत पेश करने का भार। सबूत पेश करने के अर्थ में सबूत का भार स्थिर नहीं रहता। देखो सबूत का भार क्या है? स्थिर नहीं रहता, जैसा कि अभी हमने बताया है। सबूत का भार क्या है? बदलता रहता है। पहले कै ने सबूत पेश करे, फिर उसको अस्वीकार कर दिया, तो फिर गै महिला ने सबूत पेश किए। अब इसने कोई पेश किया तो इसने अस्वीकार कर दिया। तो इस प्रकार से ये दोनों पक्षों पे चलता रहता है। ठीक है,
ये इसे गलत साबित करेगा, ये इसे गलत साबित करने का प्रयास करेगा। और जब दोनों पक्षों से कोई भी सबूत देने का कोई जब मन नहीं होता है, दोनों ओर से पूरे सबूत, दस्तावेज, गवाह प्रस्तुत कर दिए जाते हैं। इसने सारे दे दिए सबूत गवाह, इसने भी सारे सबूत गवाह दे दिए, उसके आधार पर फिर निर्णय न्यायालय करेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये क्या कह रहा है, सबूत पेश करने का भार। सबूत पेश करने के अर्थ में सबूत का भार स्थिर नहीं रहता, वो वादी प्रतिवादी दोनों पे बदलता रहता है। यह भार पेश किए गए साक्ष्य तथा विधि की उपधारणा के अनुसार एक पक्ष से दूसरे पक्ष पर बदलता रहता है। ये क्यों बदलता रहता है, ये विधि कहती है, और साक्ष्य के आधार पर बदलते रहते हैं। भाई कोई भी इनमें से वादी हो या प्रतिवादी हो, कोई सबूत पेश कर रहा है, क्या है, सबूत यानी साक्ष्य दे रहा है, एविडेंस दे रहा है, तो उसको रॉन्ग या राइट साबित करने का एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहता है। एक पक्ष कहेगा ये सही है, दूसरा पक्ष कहेगा गलत है। उसको सही और गलत साबित करने के लिए दो जो दस्तावेज पेश किए जाते हैं उसे सबूत का भार कहते हैं। आगे चलते हैं। धारा 102 के अनुसार, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, जो एक्स और बैक वाले स्टूडेंट हैं वो एज इट इज याद करेंगे, उन्हें सेक्शन चेंज नहीं करना है। जो पहली बार पेपर दे रहे हैं उनको चेंज करना है। 102 के स्थान पर आपको बीएसए में लगाना है 105, 105। साक्ष्य पेश करने का भार उस पक्ष पर होता है जो असफल हो जाएगा, असफल हो जाएगा, यदि दोनों में से किसी पक्ष के द्वारा भी साक्ष्य पेश नहीं किया जाता है। यहां पर बोला है जो भी पक्ष साक्ष्य नहीं दे पा रहा है वो क्या है, असफल हो जाएगा। ठीक है, और सबूत का भार इसी के ऊपर बना रहेगा। असफल व्यक्ति के ऊपर सबूत का भार बना रहता है। अब ये कैसे, जैसे कै ने कोई सबूत दिया, ठीक है, सॉरी, कै ने कोर्ट में केस घेरा कि ये जो जमीन है, खे जो मेरे पिताजी थे जिन्होंने मुझे गोद लिया था मुझे दे कर गए थे, गैब विधवा ने मना कर दिया कि नहीं दे के गए थे। इसने कोर्ट में केस घेरा, तो कोर्ट ने इससे सबूत मांगा। जब तक ये सबूत नहीं पेश करता है तो सबूत का भार इसी के ऊपर बना रहेगा। जब ये सबूत दे देता है, ये जो गैर विधवा है ये अस्वीकार करती है और ये कहती है ये गलत है, जब तक ये सबूत पेश नहीं करेगी तो सबूत का भार गैर महिला पर ही बना रहेगा। ठीक है, सपोज करो ये गैर महिला कोई सबूत नहीं देती है, तो जब तक निर्णय नहीं होगा सबूत का भार गैर महिला पर ही बना रहेगा। ठीक है, साक्ष्य पेश करने का भार उस पक्ष पर होता है जो असफल हो जाएगा, यदि दोनों में से किसी पक्ष के द्वारा भी साक्ष्य पेश नहीं किया जाता। भाई हारेगा वही व्यक्ति जिसको मौका दिया जाएगा सबूत पेश करने का, और वो सबूत पेश या साक्ष्य पेश नहीं कर पाएगा, वो असफल व्यक्ति होगा और वो उसकी हार होगी, और उसी के ऊपर सबूत का भार रुका रहेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। एक एग्जाम्पल इसमें और दिया गया है, क्या, प्रोनोट। प्रोनोट का क्या अर्थ होता है वो मैंने यहां पर लिख दिया है, यह है प्रोनोट। प्रोनोट का अर्थ होता है कागज जिसे कर्ज की शर्तों के साथ लिखकर कर्ज लेने वाले महाजन को देता है। जब हम कोई कर्ज लेते हैं, जो देने वाला होता है वो एक स्लिप बना कर देता है या कोई दस्तावेज लिख कर देता है, जिसने लिया है उसको भी देता है और एक कॉपी अपने पास भी रखता है, उसको कहते हैं प्रोनोट। समझ गए? कर्ज लेते वक्त जो भी लिखाई पढ़ाई होती है उसको प्रोनोट कहते हैं। आगे चलते हैं। कै प्रोनोट के आधार पर वाद पेश करता है, खे प्रोनोट का निष्पादन करता है। निष्पादन का मतलब होता है स्वीकार, निष्पादन यानी स्वीकार। ठीक है, और प्रोनोट का मतलब होता है कोई लिखित संविदा।
देखो इसे यहां लिख देते हैं, यहां पर ज्यादा दिक्कत आएगी आपको समझने में। प्रोनोट लिखित संविदा। देखो संविदा कब होती है, जब दो पक्ष ए और बी दोनों क्या हो, सहमत हो। सहमत हो तभी कोई संविदा होती है, ठीक है। और सहमति को ही क्या कहते हैं, निष्पादन। सहमति को ही निष्पादन कहते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। कै कै प्रोनोट के आधार पर, मतलब एक लिखित दस्तावेज के आधार पर वाद पेश करता है। कै प्रोनोट का निष्पादन करता है, उसे स्वीकारता है कि हाँ भाई ये जो कागज है हमारी सहमति से है, किंतु यह तर्क देता है कि प्रोनोट उससे धोखा देकर लिखवाया गया है। इस मामले में प्रोनोट का निष्पादन स्वीकार है, और इसलिए यदि खे द्वारा धोखा यहां पर देकर कर लेना, देकर कोई साक्ष्य नहीं दिया जाता है तो कै की डिक्री हो जाएगी और खे हार जाएगा। अतः सर्वप्रथम साक्ष्य पेश करने का भार खे पर होता है। सर्वप्रथम वह साक्ष्य देगा और तब खे द्वारा दिए गए साक्ष्य का खंडन करने हेतु साक्ष्य पेश करेगा। इसको मैं एक एग्जाम्पल के जरिए से ही बता देता हूं। वैसे एग्जाम्पल तो ये है ही, लेकिन इसको वैसे अपनी लैंग्वेज में समझा देता हूं। कै है और खे व्यक्ति है, ठीक है। देने वाला, क्या देने वाला, कर्ज। कर्ज लेने वाला, ठीक है। ये जो कै व्यक्ति है ये कहता है कि जो खे है इसने एक लिखित संविदा करी थी और लिखित संविदा पर अपने हस्ताक्षर किए थे, ठीक है। और हस्ताक्षर कैसे किए थे, निष्पादन रूप से। निष्पादन यानी सहमति से, सहमत होकर उसको किया था और इसने कर्ज लिया था, ठीक है। अब ये क्या हुआ, वादी बना और इसने क्या है, कोर्ट में केस गिरा। जब कोर्ट में जब हम अभिवचन करते हैं तो उसमें हम अपने पहली बार में ही अपने सबूत दस्तावेज पेश करते हैं कि ऐसे ऐसे हम इस पे केस डाल रहे हैं और खे जो है पैसे नहीं दे रहा है। तो पहले तो सबूत का भार कै पे ही होता है, तो कै अपने अभिवचन में सबूत के भार को पूरा कर देता है। सबूत का भार जो कै पे होता है उसे अपने अभिवचन में पूरा कर देता है। अब ये क्या हो जाता है, प्रतिवादी कौन, कै। अब न्यायालय कहता है कि आपके ऊपर केस पड़ा है कर्ज का, आपने कैसे कुछ पैसा लिया था संविदा के तौर पर और आपने उस पर सिग्नेचर भी करे थे। तो ये कहता है कि हाँ मैंने सिग्नेचर तो किए थे, मुझे अच्छी तरह से याद है, लेकिन मेरे से जो सिग्नेचर लिए गए थे वो धोखेधड़ी से लिए गए थे या दबंगाई रूप से लिए गए थे, डरा कर लिए गए थे, धमका कर लिए गए थे, मेरी मर्जी नहीं थी। लेकिन इतना याद है कि हाँ ये जो सिग्नेचर हैं मेरे हैं, और ये भी याद है कि इन्होंने जबरदस्ती धोखे से मेरे से सिग्नेचर लिए हैं। तो कोर्ट कहता है तो आप सबूत पेश करो। सबूत का भार किस पर है, खे के ऊपर। क्या आप सबूत पेश करो कि ये आपसे जबरदस्ती लिए गए थे या दबंगाई तरीके से आपसे लिए गए थे, आप सहमत नहीं थे। अगर खे कोई सबूत पेश कर देता है तो उसके विरोध में कै सबूत पेश करेगा, सबूत का भार कै पे आ जाएगा। अगर खे किसी कारण से सबूत का भार जो है उसे पूरा नहीं करता है तो ये क्या है, हार जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। इसी प्रकार से इसको आप वीडियो को रोककर एक बार पुनः पढ़ लेना, ठीक है, तो आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। अतः सर्वप्रथम साक्ष्य पेश करने का भार खे पर होता है। सर्वप्रथम कौन साक्ष्य पेश करेगा, खे, क्योंकि कै ने तो अपने अभिवचन में ही सबूत के जो बाहर की जो प्रक्रिया थी उसे पूरा कर दिया था। सर्वप्रथम वह साक्ष्य देगा और तब कै द्वारा दिए गए साक्ष्य का खंडन करने हेतु साक्ष्य पेश करेगा। अगर खे कोई साक्ष्य पेश करता है तो उसके खंडन के लिए कै साक्ष्य पेश करेगा। अगर खे कोई पेश ही नहीं कर पा रहा है तो वो हार जाएगा। तो इतना तो आप सब समझते हो। आगे चलते हैं।
सामान्य नियम साक्ष्य अधिनियम की धारा 101 से 114 तक। तो 101 से 114 तक के लिए हम क्या याद करेंगे? देखो मैं यहां पर लिख देता हूं, ठीक है, आप याद कर लेना। 101 की जगह 104, ठीक है, और 114 की जगह हमें 119 करना है, ठीक है। ये क्या है? न्यू, और ये क्या है? ओल्ड। आगे चलते हैं। तक साक्ष्य अधिनियम की धाराएं 101 से 114 तक करने के विषय में सामान्य नियम निर्धारित करती है, जिसके अनुसार सिद्ध करने का भार उस व्यक्ति पर होता है जो किसी तथ्य को आरोपित करना चाहता है। तो यहां पर क्या बोला है कि सबसे पहले सबूत पेश करने का अधिकार, हक उसी का होता है जो किसी के ऊपर केस डालना चाहता है, ठीक है, जिसके अनुसार सिद्ध करने का भार उस व्यक्ति पर होता है जो किसी तथ्य को आरोपित करना चाहता है, न कि उस व्यक्ति पर जो उस तथ्य से इनकार करता है। भाई सबसे पहले तो अगर मेरा मन है किसी के ऊपर केस डालने का, तो मैं कुछ सबूत तो पेश करूंगा कि भाई मैं इस सबूत के आधार पर आपके ऊपर केस डाल रहा हूं, और दूसरा व्यक्ति इनकार करता है, तो फिर इनकार करने वाला व्यक्ति जब कोर्ट में जाएगा तो फिर वो सबूत पेश करेगा। जब कोई व्यक्ति यह चाहता है कि किसी वैध अधिकार या दायित्व पर जो किसी तथ्य के अस्तित्व पर आधारित है, न्यायालय उसके पक्ष में फैसला दे, तो उसे यह प्रमाणित करना चाहिए कि उस तथ्य का अस्तित्व है। यहां पर बोला है कि जब कोई व्यक्ति किसी के ऊपर केस डालता है, जैसे वादी है, ये जो कै था ये क्या है? वादी। जब ये कोर्ट में अपना केस अभिवचन के द्वारा लेकर जाता है, तो ये चाहता है कि जो न्यायालय है ये इसके हक में फैसला दिलवा दे, और जो भी इसकी जो डिमांड है अभिवचन में, पैसे की हो सकती है या किसी को सजा दिलाने की हो सकती है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, या किसी पे आरोप लगाकर उसे सजा दिलवाना है, सजा के साथ साथ पैसे लेना है, जो भी हो, तो वादी चाहता है कि न्यायालय मेरी बात को सत्य मानते हुए मुझे जिता दे और मेरा जो अधिकार है मुझे दिलवा दे। तो न्यायालय ये भी कहता है कि जब तुम किसी के ऊपर आरोप लगा रहे हो तो पहले तुम सबूत का भार दो। अगर आप सबूत दे देते हो तो हम दूसरे पक्ष को भी सुनेंगे। ये नहीं है कि हम एक पक्ष की बात सुनकर दूसरे पक्ष को आरोपी साबित कर दें और आपके हक में निर्णय दे दें। नहीं, आपने आरोप लगाया है, अच्छी बात है। कुछ आरोप ऐसे होते हैं जो सबको दिखाई देते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो दिखते नहीं हैं। तो न्यायालय कहता है कि हम दूसरे व्यक्ति को भी मौका देंगे वो अपनी बात को रखे। अगर वो अपनी बात को रखता है, कोई सबूत देता है, तो उसके पक्ष में, उसके विपक्ष में आप फिर सबूत पेश करना। अगर हम दोनों के सबूतों के देखने के बाद किसी निर्णय पर पहुंचेंगे, ये नहीं कि हम किसी व्यक्ति ने बात डाला उसी को हम जिता दें, नहीं, ठीक है, ये यहां पर बोला है। जब कोई व्यक्ति यह चाहता है कि किसी वैध अधिकार या दायित्व पर जो किसी तथ्य के अस्तित्व पर आधारित है, न्यायालय उसके पक्ष में फैसला दे, तो उसे यह प्रमाणित करना चाहिए कि उस तथ्य का अस्तित्व है। बाद पद को उस व्यक्ति द्वारा सिद्ध किया जाना चाहिए जो उसे स्वीकार करता है, न कि उस व्यक्ति द्वारा जो उसे इनकार करता है। जिसके ऊपर हमने केस गिरा है वो उसे इनकार करता है, तो उसे जिता थोड़ी देंगे डालने वाले व्यक्ति को, तो दूसरे पक्ष को भी तो सुना जाएगा, ठीक है। सब प्रथम वादी को अपना मामला प्रथम दृष्टि से सिद्ध करना होता है। यदि वह उसे अधूरा छोड़ देता है तो न्यायालय उसे सहायता नहीं देगा। भाई हम किसी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि फला व्यक्ति ने मेरे भाई का मर्डर किया है, या मेरी टांग तोड़ी है, या मेरे घर में आके लूटपाट करी है, तो पहले तो जो आरोप लगाने वाला व्यक्ति है जिसके संग दुर्घटना हुई है वो सबूत पेश करेगा अभी अपने अभिकथन में, अभिवचन में, कि भाई ऐसे ऐसे घटना हुई है। अगर वो घटना ही गलत लिख दे या मिथ्या लिख दे और सामने वाला व्यक्ति कहेगा ऐसा तो मैंने करा ही नहीं है, उस दिन तो मैं कहीं बाहर था, या मैं तो पहले से ही जेल में हूं, या मैं तो पहले से ही पुलिस की हिरासत में हूं, ये तो देखो मेरे पे ऊपर आरोप लगा रहे हैं, या मैं उस दिन तो बाहर गया हुआ था, ठीक है, या तो मैं सरकारी जॉब पे था या प्राइवेट जॉब पे था, ये सबूत है मेरे। तो उस प्रकार से वो इनकार करता है,
तो वो अपने सबूत दे देता है कि देखो मैं तो उस दिन उस स्थान पे था, ये मेरे पे झूठा आरोप लगा रहा है। तो फिर जिसने केस डाला है, अब फिर वो सबूत देगा कि सर देखो ये झूठ बोल रहा है अपने बचाव में, देखो ये सबूत दे रहा है, ये व्यक्ति उस दिन यहीं पे था, ये सबूत है। तो इस प्रकार से दोनों वाद विवाद चलते रहेंगे। मामला तभी निर्णय पर पहुंचेगा जब दोनों पक्ष पूरे सबूत और गवाह लगाने के बाद शांत बैठ जाएं, तब निर्णय होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अपवाद। जो व्यक्ति किसी तथ्य के आधार पर अपने अधिकार के लिए न्यायालय के निर्णय की प्रार्थना करता है, वही ऐसे तथ्य सिद्ध करने का उत्तरदायी होता है। जो केस डालेगा उसी को साबित करना होता है सबसे पहले। ठीक है, नंबर 1, जहां पर कानून द्वारा किसी तथ्य को सिद्ध करने का भार किसी निश्चित व्यक्ति पर होता है। भाई जो व्यक्ति केस घेरेगा उसी के ऊपर निश्चित होता है कि वो सबूत पेश करे। दूसरा, जहां पर तथ्य का ज्ञान विशेष तौर पर विपक्षी को है, तो सिद्ध करने का भार विपक्षी पर होता है। अगर वादी ने केस डाल दिया है और सबूत भी दे दिए हैं, अब विपक्षी इनकार करता है तो विपक्षी अपने पक्ष में सबूत दे देगा। तीसरा, जहां तथ्य का विधि की परिकल्पना उस व्यक्ति के पक्ष में रहती है तो प्रतिपादित करता है, वहां सिद्ध करने का भार विपक्षी पर होगा। तो यहां पर वही लाइन है, बार बार आ रही है। आगे चलते हैं। सबूत का भार किस पर होता है? सबूत का भार किसके ऊपर होता है? जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है, सबूत का भार किस पे होता है? जो व्यक्ति केस डालता है उसी के ऊपर सबूत का भार होता है। ठीक है। वाद या कार्रवाई में सबूत का भार उस पक्ष पर होता है जो अपना अधिकार बताता है। भाई जैसे यहां पर क्या कह रहा था कि भाई मैंने कर्ज दिया है, तो अपना अधिकार साबित कर रहा था, तो ये सबूत भी देगा। ठीक है, उस पक्ष पर होता है जो अपना अधिकार बताता है। यदि दोनों में से किसी भी ओर से कोई साक्ष्य नहीं दिया जाए तो वाद असफल हो जाएगा। अब सपोज करो वादी का वाद न्यायालय में स्वीकार कर दिया। अब प्रतिवादी से कहा कि भाई आपके ऊपर केस पड़ा है, आप कोई सबूत का भार दो। ये भी कोई सबूत का भार नहीं देता है और ये भी आगे कोई सबूत नहीं पेश करता है। भाई एक बार इसने केस डाल के ये शांत अपने घर पे बैठ गया, ना तो ये सबूत दे रहा ना ये सबूत दे रहा, तो क्या है, वाद जो है असफल हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। यह धारा यह निश्चित करने के लिए कि सबूत का भार किस पर है, एक जांच अभिकथित करती है। आरंभिक दायित्व साधारण तौर पर वादी पर होता है। देखो बार बार आ रहा है, सबसे पहले साधारण तौर पर वादी पर होता है, जो केस डालने वाला व्यक्ति होता है उसी के ऊपर होता है। इस धारा की कसौटी यह है कि यदि कुछ भी साक्ष्य न दिया जाए तो वाद का कौन सा पक्ष सफल होगा। जो पक्ष सफल होगा उस पक्ष के विरोधी पर सबूत का भार होगा। सपोज करो, जैसे कै ने बोला था कि मैंने कर्ज दिया था और खे बोले कि हाँ कर्ज तो दिया था और मैंने सिग्नेचर भी करे थे, लेकिन इन्होंने गलती से लिए थे। अब कोर्ट कह रहा है कि देखो इन्होंने तो सबूत दिए हैं कि इस वाले कागज पर आपने साइन किए हैं और इसने ये कोर्ट में पेश कर दिया है। अब ये कहे कि ये इन्होंने धोखे से लिया था। अब कोर्ट कहता है तो धोखे से लिया था तो आप साबित करो। अब ये इसे समय दिया जाता है और ये साबित नहीं करता है। सबूत का भार किस पर है? खे पर है, और साबित नहीं करता है, और कोर्ट इसे बार बार हिदायत देता है लेकिन फिर भी नहीं साबित करता। तो ये फैसला किसके पक्ष में चला गया? कै के पक्ष में। और जो सबूत का जो भार बना हुआ था, जो सबूत का जो भार बना हुआ है वो किसके ऊपर है? कै के ऊपर। और हारता वही व्यक्ति है जिसके ऊपर सबूत का भार आखिरी में रह जाता है, क्योंकि वो तोड़ नहीं दे पाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। भाई एक तराजू समझ लो, जैसे ये है। भाई तराजू में जिधर ज्यादा वेट होगा, जैसे यहां पर 5 किलो वजन घेर दिया, ये वादी है।
भाई ये पलड़ा नीचे हो गया, ठीक है। अब प्रतिवादी से बोला कि भाई इसका वजन 5 किलो हो गया है, अपने पक्ष में आप तुम वजन गेरो, आपको 6 किलो वजन डालना है। अब ये कहे प्रतिवादी के भाई मेरे पे नहीं है, यानी कि कोई सबूत ना दे पाए, तो कौन सा जीत गया व्यक्ति? 5 किलो वाला जीत गया। अब इसका तो पलड़ा खाली है ही, तो इसको तो यहां पर वजन गिरना ही था, तो सबूत का जो भार है प्रतिवादी पर था, प्रतिवादी ने अपने सबूत का भार इसमें नहीं डाला है, ठीक है। तो कौन जीत गया? वादी जीत गया। और इसे अगर जीतना था तो इससे तगड़ा सबूत यानी कि तगड़ा वेट यानी 6 किलो यहां पर डालना था, जिससे कि ये पलड़ा भारी हो जाता, ठीक है। लेकिन इसने कोई वेट डाला ही नहीं, तो ये हार गया, यानी अपना सबूत का भार इसने नहीं दिया। आगे चलते हैं। ख पर उस भूमि के लिए कै वाद लाता है जो ख के कब्जे में है और जिसके बारे में कै कथन करता है कि वह ख के पिता कै के बिल द्वारा कै के लिए दी गई थी। अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक कै ख का भूमि वाला एग्जाम्पल दिया था, वो बिल्कुल यहां पर सटीक बैठेगा, ठीक है। इस उदाहरण के अनुसार यदि किसी भी पक्ष ने साक्ष्य पूरा नहीं किया तो निर्णय स्पष्ट रूप से ख के पक्ष में होगा, जिसके पास भूमि का कब्जा है। कै पर यह सिद्ध करने का भार है कि ख के पिता कै ने बिल द्वारा वह भूमि कै को दी थी। इस कथन को सिद्ध करने का भार कै पर है, क्योंकि यदि कै इस कथन के तथ्य को सिद्ध नहीं करता तो वह मामले में असफल रहेगा। देखो एक बार 1-2 मिनट में इसे समझा देता हूं, ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक कै है, एक वादी है। कै कौन है? वादी। एक ख है, प्रतिवादी। और ख के जो पिता हैं, ख के पिता कौन है? गै, ठीक है। ये जो कै ये कह रहा है कि ये जो भूमि है ये किसके कब्जे में है? ख के कब्जे में है भूमि। क्या कहता है जो ख के कब्जे में भूमि है, ये किस में कह रहा है? अपने अभिकथन में, अभिवचन में जो कोर्ट में पेश किए हैं उसमें कह रहा है कि ये जो ख है फला भूमि पर, भूमि का नाम मान लो पै, पै भूमि पर ख कब्जा करके जो बैठा है, ये भूमि ख के पिताजी ने मुझे एक बिल के रूप में दी थी। बिल लिया था, बिल के आधार पर मुझे दे दी थी। किसने दी थी? यानी ख के पिता ने कै को दी थी। ये ऐसा दावा किसमें कर रहा है? अभिवचन में। तो कोर्ट कहता है कि उसके सबूत का भार आप मुझे दो। भाई इसने अपना अभिवचन तो कर दिया, कोर्ट ने स्वीकार कर लिया, चलो, लेकिन आप कोई सबूत दो। तो सबूत का भार किस पे है? कै के ऊपर है। अगर कै सबूत पेश करता है तो उसके तोड़ में ख सबूत पेश करेगा कि भाई देखो ऐसा कोई बिल मेरे पिताजी ने अपने कै के नाम पर नहीं किया है, कै जो है झूठ बोल रहा है, और देखो असली कागज मेरे ऊपर मेरे पास है, ये क्या है? मिथ्या बोल रहा है। तो कै ने क्या है? सबूत का जो भार था ख के ऊपर, वो ओरिजिनल कागज के रूप में उसे दे दिया कि देखो सबूत का भार मेरे ऊपर है, मैं कागज दे रहा हूं और ये क्या है? असली है, ओरिजिनल है, ठीक है। अब कोर्ट कहता है कैसे कि भाई आप अपने सबूत पेश करो, अब सबूत का भार तुम्हारे ऊपर है, अपने सबूत तुम पेश करो। अगर कै किसी कारण से सबूत नहीं पेश कर पाता है तो ये भूमि ख के पास ही रहेगी, ठीक है। किसी भी प्रकार से अगर ये सबूत पेश नहीं करता है तो ये ख के पास रहेगी। दूसरी एक बात और बता देता हूं, अभिवचन में कै ने केस तो डाल दिया, स्वीकार कर दिया, लेकिन कोर्ट ने बोला कि आप सबूत पेश करो, तो ये कोई भी सबूत नहीं दे पाता है। जब कोई सबूत नहीं दे पाता है तो प्रतिवादी के ऊपर सबूत देने का कोई भार ही नहीं बनता है। भाई सबूत दूसरा पक्ष तभी तो देगा जब उसके ऊपर कोई आरोप लगा हो और न्यायालय कह रहा हो कि भाई इसका तोड़ दो,
तो जब ये इसका केस तो स्वीकार कर लिया, लेकिन इस पे कोई सबूत है ही नहीं, उसके तोड़ में ख तभी तो सबूत पेश करेगा। अगर सबूत ये नहीं देता है तो ये भूमि ख के पास ही रहेगी। ठीक है। अब जैसे एक और एग्जांपल समझ लो, क्या कहे कि मेरे पे 10 बोरी हैं। ठीक है। वादी बोले कि मेरे पे 10 बोरी हैं। कोर्ट कहे कि चलो हम तुम्हारे केस को स्वीकार कर रहे हैं, तुम्हारी बात को मानते हैं कि तुम पे 10 बोरी हैं, और प्रतिवादी पे कम है या ज्यादा वो दूसरी बात है। इसने कोर्ट में केस घेरा कि 10 बोरी हैं, चलो हम स्वीकार कर रहे हैं। अब कोर्ट ने बोला कि कहाँ है अपनी आपकी 10 बोरी दिखाना। ये कह के मैं दिखा दूंगा, मेरे पे 10 बोरी हैं, दिखा दूंगा। और वहीं पर ये प्रतिवादी से बोले न्यायालय कि भाई आपके ऊपर केस पड़ा है कि आपके दूसरे व्यक्ति पर आपसे ज्यादा बोरी हैं, कि सर वो पागल है, उस पर कहीं बोरी बोरी नहीं है, उस पर 0 बोरी है, और देखो मेरे पास 1 बोरी है, आटे की हो चीनी की हो जो भी है, देखो मेरे पास है। या ये ना भी दिखाए तो भी ये जीत जाएगा, क्योंकि इसने स्वीकार तो करा लिया कोर्ट में केस के भाई तुम्हारे पास बोरी है। कोर्ट ने बोला चलो दिखाओ, अब ये दिखाता ही नहीं है। तो ये जो प्रतिवादी है बिना कुछ दिखाए ये जीत जाएगा। ठीक है। और न्यायालय कहेगा कि भाई आपने केस तो डाल दिया, अब अपनी चीनी की बूरी बूरा की खांड की जो भी बोरी हैं आप पेश तो करो, आपके जो सबूत है उन्हें पेश तो करो। अब ये कह रहा है कि हाँ कर दूंगा, मेरे पास है, कर दूंगा, तो ये ऑटोमेटिक प्रतिवादी जीत जाएगा। ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल के तौर पर मैंने बताया है। आगे चलते हैं। ये उसी के आधार पर एक जो एग्जाम्पल था मैंने बता दिया है, ये वाला। ठीक है। आप इसे वीडियो को रोक कर एक बार इसे अच्छे से पढ़ लेना। आगे चलते हैं। ख पर एक बंधन पत्र शोध धन के लिए, इसे काट दो। कै बाद दिलाता है उस बंधन पत्र का निष्पादन यानी स्वीकार स्वीकृत है, किंतु ख कहता है कि वह कपट द्वारा प्राप्त किया गया था। कै इंकार करता है। जैसे अभी एक एग्जांपल मैंने दिया था, ये कर्ज वाला जो निष्पादन मतलब कि मेरे से छल कपट द्वारा सिग्नेचर लिए गए हैं। तो यहां पर बोला है कि कोई व्यक्ति ये आरोप लगाता है दूसरे व्यक्ति पे कि उसने मेरे से कर्ज लिया है और देखो इसके सिग्नेचर भी मेरे पास हैं। तो वो दूसरा वाला व्यक्ति ये कहेगा कि सर सिग्नेचर तो मेरे ही हैं, मुझे याद है, लेकिन इन्होंने धोखे से लिए थे, इन्होंने मेरे को कुछ और बात बताई थी। ठीक है। दूसरी बात, अगर कोई व्यक्ति अंधा है और बहरा है या अनपढ़ है, अगर ऐसे व्यक्ति के अगर कोई छल कपट से हस्ताक्षर ले लेता है, ठीक है, या कोई अन्य कार्य उससे करा लेता है और उसकी भूमि जब्त कर लेता है, तो इसके स्थान पर इनके कोई अन्य व्यक्ति भी उपस्थित होना चाहिए, उनको मान्यता नहीं दी जाएगी। ठीक है। अगर ऐसे व्यक्ति से कोई संपत्ति जो भी ली है दी है जो भी है, तो ये साबित करने का अधिकार किस पर है? जो बाद लेकर आ रहा है। ये व्यक्ति सबूत का भार नहीं देंगे, चाहे ये कितने भी सबूत पेश करे, ये अपने पक्ष में सबूत नहीं देंगे, क्योंकि ये क्या है, अंधा बहरा या अनपढ़ है। ये ही साबित करेंगे कि देखो इनके साथ कोई अन्य व्यक्ति भी उपस्थित था जो एक मौके पर हो था। ठीक है। इनका परिवार का हो, मित्र हो, सहपाठी हो, ऐसे व्यक्तियों के हस्ताक्षर मान्य नहीं होंगे। आगे चलते हैं। इस उदाहरण में यदि दोनों में से किसी भी ओर से कोई साक्ष्य नहीं दिया जाए तो क्या सफल होगा, क्योंकि बंधन पत्र विवादग्रस्त नहीं है और कपट सिद्ध नहीं किया गया, अतः सबूत का भार ख पर है। आगे चलते हैं। यहां पर बोला है यदि कोई व्यक्ति है, ख बाती है और एक ख है प्रतिवादी, ये कर्ज देता है 500 रुपए, किसको? इसको ख को 500 रुपए लेता है।
और अपने ये जो ख है क्या करता है, हस्ताक्षर किसी कागज पर, तो ये बाद लेके आता है, ठीक है। और ये कहता है कि देखो मेरे पास हस्ताक्षर भी हैं, उसके सबूत है मेरे पास, और मैंने ये सबूत यहाँ पेश कर दिया है, देखो ये कर्जदार है मेरा। तो ये जो केस कौन जीत जाएगा, कै जीत जाएगा। कब जीतेगा, जब न्यायालय खे से कहे कि आप सबूत दो कि आपने पैसे नहीं लिए हैं, और आप किसी गलती से अगर सिग्नेचर आपसे हुए हैं या जबरदस्ती आपसे सिग्नेचर लिए हैं तो उसे सबूत को पेश करो। ये उसे भी पेश नहीं करता है तो क्या जीत जाएगा। संक्षेप में धारा 102 के स्थान पर हमें क्या करना है, बीएसए 105 की उक्त व्याख्या के आधार पर हम कह सकते हैं कि दीवानी मामलों में साक्ष्य का भार वादी पर होता है और आपराधिक मामलों में अभियोग सिद्ध करने का भार अभियोजक पर होता है, ठीक है। तो यहां पर देखो दीवानी मामले भी आ गए और आपराधिक मामले भी आ गए, ठीक है। तो दीवानी मामले पे वादी पर होता है और आपराधिक मामले में अभियोग पर, अभियोग सिद्ध करने का भार अभियोजक पर होता है। तो यहां पर क्या है, पहले जो बात डालेगा उसी पक्ष को भार देना पड़ेगा और उसके तोड़ में दूसरा पक्ष अपना सबूत देता है। तो यहां पर लास्ट बात यही है, वादी हो या प्रतिवादी हो, दूसरे पक्ष को गलत साबित करने के लिए या अपने को सही साबित करने के लिए जो सबूत देते हैं वही सबूत का भार होता है। उम्मीद करता हूं आपको ये अच्छे से चीजें समझ में आई होंगी। अगर किसी स्टूडेंट को हमारे पीडीएफ नोट्स चाहिए तो दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके हमसे ले सकता है, और हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लेना, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे देंगे। आपने वीडियो को अंत तक देखा है, मुझे अच्छे से सुना है, उसके लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।